नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज 9 नवंबर 2025 की तारीख है साथियों। 9 नवंबर का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले साथियों, आज का इतिहास 9 नवंबर 2025 का इतिहास और परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर हम बात करेंगे। 9 नवंबर 2025 की तारीख है। अभी हम लोग कल का रिवीजन भी किया जाएगा, उसके बाद करंट अफेयर पढ़ा जाएगा। आज का 9 नवंबर का इतिहास देखिएगा साथियों। उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के 13 पहाड़ी जिलों, हिमालय पर्वत के पहाड़ी जिले थे उत्तर प्रदेश में 13। इन जिलों को अलग करके एक नया राज्य बनाया जाता है, उत्तरांचल। उत्तरांचल राज्य का गठन होता है 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में। 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके उत्तरांचल एक राज्य बनता है। यही नाम आगे बदल करके उत्तराखंड कर दिया जाता है, जिसकी राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड हमारे भारत में साथियों 27वां राज्य बनता है। भारत का 27वां राज्य उत्तराखंड किससे अलग होकर बना? उत्तर प्रदेश से। कब अलग होकर बना? 9 नवंबर सन 2000 को। तो इसका मतलब 9 नवंबर आज उत्तराखंड स्थापना दिवस है। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस और उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन दिवस, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस और उत्तर प्रदेश पुनर्गठन दिवस, ये दोनों अलग बातें हैं। दोनों को आपको ध्यान रखना है। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, अक्सर अभ्यर्थी विद्यार्थी परीक्षा में गलत करके चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस साथियों 24 जनवरी, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम अस्तित्व में आता है। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश का निर्माण होता है, स्थापना होता है 24 जनवरी 1950 को। फिर साथियों, राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली, राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में जो आयोग रहता है, उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन होता है। और ये पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को होता है। इसलिए 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन दिवस मनाया जाता है। लेकिन अंतिम बार उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 9 नवंबर सन 2000 को होता है। 9 नवंबर सन 2000 को पुनर्गठन में क्या होता है? उत्तर प्रदेश से 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य बना दिया जाता है, जिसका पूर्व में नाम उत्तरांचल था। ये था साथियों 9 नवंबर का इतिहास। अब पढ़ते हैं कल के करंट अफेयर को। कल करंट अफेयर में पूछा गया था आपसे, उसका क्विक रिवीजन हम करते हैं। अपीडा ने छत्तीसगढ़ से पापुआ न्यू गिनी को किस खाद्य उत्पाद का पहला निर्यात किया? उत्तर था बी, फोर्टिफाइड चावल। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, पारादीप फास्फेट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? उत्तर उत्तर राहुल द्रविड़ को। तीसरा प्रश्न, यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट, संपत्ति वाले रिपोर्ट 2025 में भारत किस रैंक पर? तो उत्तर 14वें रैंक पर हमारा भारत। चौथा प्रश्न पूछा गया था, 17वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन का आयोजन हुआ? उत्तर बी, चेन्नई में। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, कैंसर के उपचार में नई तकनीकी नेक्सकार 19 किसने विकसित किया? उत्तर आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल दोनों ने मिलकर के। उत्तर सी था। छठा प्रश्न पूछा गया था, ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रॉन का संबंध है? उत्तर ए, राजस्व खुफिया निदेशालय से। सातवां प्रश्न पूछा गया था, विश्व शांति और सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर बी, श्री श्री रविशंकर जी को। आठवां प्रश्न पूछा गया था, गूगल द्वारा प्रोजेक्ट सन कैचर लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? उत्तर एआई का विस्तार परीक्षण करने के लिए, अंतरिक्ष में एआई का विस्तार करने के लिए गूगल ने शुरू किया। नौवां प्रश्न पूछा गया था, स्टारलिंक स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? उत्तर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टारलिंक से समझौता किया, उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करेगा। 10वां प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में बाली यात्रा महोत्सव किस राज्य में प्रारंभ हुआ? उत्तर उड़ीसा में। धनु यात्रा, बाली यात्रा, जगन्नाथ यात्रा और नुआखाई उड़ीसा का था महोत्सव साथियों। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं टुडे करंट अफेयर, आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों का भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय है और किससे संबंधित? जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित। ये स्थापित होगा साथियों छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा नवा रायपुर, जिसका अन्य नाम है अटल नगर।
अटल नगर नया रायपुर का नाम है साथियों। छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर। रायपुर शहर के पास में ही डेवलप सिटी है साथियों, नवा रायपुर, नया रायपुर। अटल नगर उसका नया नाम हो गया है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। वहीं पर भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जनजाति सेनानियों के लिए स्थापित किया जाएगा। देखिएगा, पीएम मोदी ने नवा रायपुर यानी अटल नगर छत्तीसगढ़ में जो है, उसकी राजधानी जो है, उसमें भारत का पहला डिजिटल जनजाति संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस म्यूजियम संग्रहालय का नाम क्या होगा? शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय इसका नाम रहेगा। किससे संबंधित साथियों? तो ये जनजाति से संबंधित है, जनजाति से संबंधित है। कुछ फैक्ट, कुछ बातें याद रखिएगा परीक्षा के दृष्टि वाला। हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में वर्णन था। बाद में इसमें साथियों 89वां संविधान संशोधन किया गया, 89वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। इससे एक नया अनुच्छेद 338 को जोड़ा गया। इसमें साथियों अनुसूचित जनजाति कमीशन यानी अनुसूचित जनजाति आयोग को जोड़ा गया और 338 में शेष रहा अनुसूचित जाति आयोग। 89वां संविधान संशोधन से ही हुआ, यानी अब वर्तमान में अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है और अनुच्छेद 338 को में अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन है। इसी प्रकार आगे जब बढ़ेंगे आप तो 338 ख में पाएंगे एनबीसीसी, नेशनल बैकवर्ड कैटेगरी कमीशन। इसके अलावा साथियों जनजाति से आप याद रखिएगा, जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को, 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को क्यों मनाया जाता है जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को? क्योंकि इस दिन बिरसा मुंडा का जयंती है। बिरसा मुंडा के जयंती के शुभ अवसर पर हमारे देश में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। और साथियों ये मुंडा जनजाति के थे। अब मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करती है ज्यादा। याद रखिएगा 15 नवंबर को बिहार राज्य से सन 2000 में 15 नवंबर को सन 2000 में बिहार राज्य से अलग करके कुछ जिलों को एक नया राज्य झारखंड बनता है। झारखंड स्थापना दिवस, जनजाति गौरव दिवस एक ही है साथियों। 15 नवंबर सन 2000 को इसी उपलक्ष्य में बिहार राज्य से झारखंड राज्य अलग एक राज्य बनता है। कुछ और बात याद रखिएगा जनजाति से। सर्वाधिक जनजाति हमारे भारत में कहाँ निवास करती है? सर्वाधिक जनजाति हमारे भारत में मध्य प्रदेश में निवास करती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ है? उत्तर प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब सर्वाधिक किस जिले में रहती है? तो उत्तर करिएगा सोनभद्र। उत्तर सोनभद्र में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति रहती है। और अनुसूचित जाति अगर पूछा जाए यूपी में, तो यूपी में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति सीतापुर में। पूरे भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति हमारे उत्तर प्रदेश में निवास करती है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, विश्व का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? उत्तर होगा केरल का कोचीन। कोचीन हवाई अड्डा साथियों अद्भुत हवाई अड्डा बन गया। ये पूरी दुनिया का पहला फुल्ली 100% सोलर एनर्जी पर डिपेंड हो गया। देखिएगा क्यों ऐसा हुआ, कैसे हो गया यार ऐसा? तो 45 एकड़ भूमि में 45 एकड़ भूमि में इसने 12 मेगावाट विशाल सौर परियोजना का विस्तार किया, जिसमें 46,000 से अधिक 46,000 प्लस इसने सोलर पैनल लगा दिया। किसने? कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल ने। इस प्रकार यह दुनिया का विश्व का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा हो गया। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, दिल्ली की महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सशक्त बनाने वाला मुफ्त ट्रैवल पास जारी किया, इसका नाम क्या है? इस पास का नाम है साथियों पिंक पिंक सहेली कार्ड। पिंक सहेली कार्ड अभी हाल ही में दिल्ली में जारी किया गया है। इसके लिए तो दिल्ली की जो महिलाएं हैं और ट्रांसजेंडर समुदाय है, इनको सशक्त बनाने के लिए एक मुफ्त ट्रैवल पास दिया जाएगा, जिससे कोई भी परिवहन का यह मुफ्त में लाभ उठा सके। अगला चौथा प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 की तिथि को मनाया गया। राष्ट्रीय राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को हमारे देश में हर साल मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 1 नवंबर को साथियों 1 नवंबर को शाकाहारी दिवस, वेगन डे शाकाहारी दिवस। और एक महीना पहले 1 अक्टूबर को वेजिटेरियन डे, वो भी शाकाहारी दिवस। 5 नवंबर को सुनामी जागरूकता दिवस और 26 नवंबर को कई महत्वपूर्ण दिवस है साथियों। हमारे देश का संविधान दिवस, विधि दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और पर्यावरण संरक्षण दिवस। पर्यावरण संरक्षण की बात हम कर रहे हैं, पर्यावरण दिवस नहीं। पर्यावरण दिवस 5 जून और पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, ये सारे 26 नवंबर। और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। लेकिन
लेकिन राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस था 7 नवंबर और विश्व कैंसर दिवस अगर पूछा जाए तो 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साथियों, कई बार एग्जाम में मिला हुआ है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। अच्छा, 2014 में यह तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जो डॉक्टर हर्षवर्धन साहब थे, उन्होंने इसको शुरू किया। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब शुरू हुआ? शुरुआत हुई 2014 में। किसने शुरू किया? तो उस समय जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने शुरू किया था। क्यों? तो मैडम क्यूरी का जयंती है। मैडम क्यूरी का जयंती है 7 नवंबर, इस नाते 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। तो उससे संबंध क्या है मैडम क्यूरी का? तो मैडम क्यूरी ने ही साथियों कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट उपचार के लिए रेडियोथेरेपी की खोज की थी, इसी नाते साथियों। अच्छा, थीम पूछा जाए 2025 राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस का थीम क्या था? यूनाइटेड बाय यूनिक, यूनाइटेड बाय यूनिक। अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवा प्रश्न पूछा गया है, भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ समारोह कहाँ आयोजित होगी? ये वर्षगांठ समारोह पूछा जा रहा है। वर्षगांठ समारोह साथियों अभी हाल ही में मनाया जाएगा असम के गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में। और वहां पर भी कहा, डिटेल देखिएगा, 2025 में भारतीय वायुसेना की 93वीं 93rd वर्षगांठ का आयोजन 9 नवंबर 2025 को कब होगा? 9 नवंबर 2025 को होगा। समारोह है, कहाँ होगा? असम के गुवाहाटी में, ब्रह्मपुत्र नदी के पास लक्षित घाट पर। लक्षित घाट ब्रह्मपुत्र नदी और गुवाहाटी असम में। 2014 2024 यानी कि पिछले वर्ष 2024 में यह चेन्नई में मरीन बीच पर आयोजित हुआ था। 2024 में चेन्नई मरीन बीच पर आयोजित हुआ था। अच्छा, वायुसेना के बारे में और बात याद रखिएगा, वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को, इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है हमारे देश में? 8 अक्टूबर को हर साल वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ये क्या था? वायुसेना का समारोह है 93rd, जो असम के गुवाहाटी में मनाया जाएगा। ध्येय वाक्य क्या है? वायुसेना का ध्येय वाक्य है नभम नभम स्प्रेशम दीप्तम। वर्तमान में प्रमुख कौन है? वर्तमान में एयरफोर्स के चीफ कौन है? तो अमरप्रीत सिंह जी वर्तमान में एयरफोर्स के चीफ हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट किसने बनाया? इलेक्ट्रिक रॉकेट बनाया साथियों चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी है स्पेस किड्स। स्पेस किड्स चेन्नई की एक स्पेस स्टार्टअप कंपनी है। इसने इसने अभी भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट बना दिया। यहाँ आप देख रहे हैं तस्वीर साथियों, इसमें ईंधन के रूप में लिक्विड या फिर गैस का प्रयोग किया गया है। लेकिन ये जो है पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट होगा। इलेक्ट्रिक होगा तो ये कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, पर्टिकुलर प्लेस से लॉन्च नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रिक है तो ये वायु प्रदूषण नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक है तो ये ग्रीन हाउस का उत्सर्जन नहीं करेगा, और अफोर्डेबल भी है साथियों। भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट स्पेस किड्स ने बनाया। नाम क्या है? डिटेल देखिएगा, चेन्नई की स्पेस स्टार्टअप इंडिया कंपनी है, नाम है इसका स्पेस किड्स। इसी ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट बनाया, उसका नाम वायुपुत्र। चर्चा में रहा वायुपुत्र क्या है? वायुपुत्र भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट है वायुपुत्र। इसमें ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी, बैटरी से संचालित होगा, लॉन्च पैड की भी आवश्यकता नहीं होगी, और स्वच्छ ऊर्जा से संचालित होगा। जब बैटरी चल रहा है तो स्वच्छ ऊर्जा से संचालित होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित हुई? भारत की सबसे बड़ी भूतापीय परियोजना अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में स्थापित हुई। आंध्र प्रदेश में साथियों, आंध्र प्रदेश में भी कहाँ पर? डिटेल देखिएगा, आंध्र प्रदेश में भी अराकू घाटी और विशाखापत्तनम, अराकू घाटी और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय परियोजना स्थापित की जाएगी। पूर्व में सबसे बड़ी भूतापीय परियोजना लद्दाख में थी। लद्दाख में, अभी आंध्र प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी भूतापी परियोजना। भूतापी ये होता क्या है? देखिएगा, भूतापी एनर्जी साथियों पृथ्वी के अंदर जो टेम्परेचर होता है, पृथ्वी के अंदर जो हीट होता है, उस हीट का यूटिलाइजेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करना। पृथ्वी के अंदर का जो तापमान होता है उससे विद्युत उत्पन्न करने को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ये साथियों स्वच्छ ऊर्जा होता है, नवीकरणीय ऊर्जा होता है। नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल एनर्जी है। ये कभी समाप्त नहीं होगा, जब तक धरती पृथ्वी सब रहेंगे तब तक जो है इनमें से हीट निकलता रहेगा, और उस हीट का हम प्रयोग विद्युत उत्पादन, एनर्जी उत्पादन में करेंगे। ये सामने तस्वीर है साथियों जियोथर्मल एनर्जी की। अगर पूछा जाए किस कंपनी के द्वारा यह किया जाएगा, तो ये साथियों EESL कंपनी के द्वारा किया जाएगा। EESL कंपनी वही कंपनी है साथियों जिसने हमारे भारत में
उजाला उजाला योजना परियोजना शुरू किया था। उजाला योजना क्या है? तो उजाला योजना साथियों हमारे देश में मुफ्त एलईडी वितरण करने के लिए लाइट इमिटिंग डायोड जो वर्तमान में विद्युत बल्ब का जगह ले लिया, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी बल्ब, उसी को निःशुल्क भारत भर में बांटने के लिए उजाला योजना शुरू किया गया था ईईएसएल कंपनी द्वारा। यही कंपनी साथियों भारत का सबसे बड़ा भूतापीय परियोजना स्थापित करेगी। ईईएसएल का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए, ईईएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनर्जी इफिशियंसी एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड, एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड, यह कंपनी है ईईएसएल, इसका फुल फॉर्म। इसी ने उजाला योजना शुरू किया जिसमें हमारे भारत में निःशुल्क एलईडी वितरण किया गया, फ्री में एलईडी का वितरण किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, 8वां प्रश्न पूछा गया है, वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन रिपोर्ट 2024 में सर्वाधिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन किस देश में हुआ? सर्वाधिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन करेंट यानी कि 2024 का जो रिपोर्ट आया उसके अनुसार चीन सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस का उत्सर्जन किया। अभी तक सर्वाधिक चीन ने ग्रीन हाउस उत्सर्जन किया। ग्रीन हाउस क्या होता है? हिंदी में इसे हरित गृह प्रभाव कहते हैं साथियों, हरित गृह प्रभाव कहते हैं। पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाना, कैसे? भूतापी से नहीं साथियों, पृथ्वी के वायुमंडल का टेम्परेचर मानवीय गतिविधियों से, मनुष्य के द्वारा जो भी प्रदूषण, वायु प्रदूषण किया जाता है, गाड़ी मोटर फैक्ट्री के धुआं से जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो गैसें निकलती हैं ये हमारे वायुमंडल में जाकर के एक लेयर बना लेती हैं। वायुमंडल में कार्बन का लेयर बन जाता है जिससे सूर्य से प्रकाश और किरणें पृथ्वी पर आती हैं लेकिन वापस नहीं जा पाती हैं इस लेयर के कारण, जिसके वजह से हमारे पृथ्वी के वातावरण का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसी को ग्रीन हाउस उत्सर्जन कहते हैं साथियों। ग्रीन हाउस उत्सर्जन सर्वाधिक करने वाला, प्रदूषण सर्वाधिक करने वाला टॉप पर है चीन, और सेकेंड थर्ड भी हम लोग करेंगे साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, 16वां संस्करण ये जारी हुआ है अभी हाल ही में, जो हम रिपोर्ट पढ़ रहे हैं साथियों, वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन रिपोर्ट 2024, यह 16वें क्रम का रिपोर्ट है जिसमें सर्वाधिक अगर वृद्धि की बात की जाए कि किस देश ने सर्वाधिक ग्रोथ किया है तो हमारा भारत है। हमारे भारत ने 2.3% ग्रोथ किया है। और सर्वाधिक उत्सर्जन अगर देखा जाए तो टॉप पर है चीन, सेकंड पे है अमेरिका और थर्ड पे हमारा भारत है। सर्वाधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन दुनिया में चीन करता है, सेकंड पे अमेरिका और थर्ड पे हमारा भारत। और यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय संघ, इसने उत्सर्जन में अपने कमी की है, यानी कि माइनस में हुआ है, इसने कंट्रोल किया है साथियों। 9वां प्रश्न पूछा गया है, दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश कौन बना है? दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश बन गया स्वीडन। यूरोप का स्वीडन देश कैशलेस हो गया, 100% कैशलेस हो गया। अगर यहाँ लिखा जा रहा है कैशलेस सोसाइटी देश, तो इसका मतलब 100% कैशलेस हो गया। वहां पर अब किसी के जेब में आप नोट, करेंसी, मुद्रा ये सब नहीं देखेंगे। जो भी उनकी धन दौलत संपत्ति जो रुपए में है वो सब कार्ड के रूप में, एटीएम डेबिट कार्ड के रूप में रहेगी या फिर ऑनलाइन मुद्रा के रूप में रहेगी। अब उन लोग के देश से जो करेंसी थी वो समाप्त हो गई, दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया। कोई नई बात नहीं साथियों, परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज से हजारों साल पहले मुद्रा जब नहीं निर्गत हुई थी, मुद्रा जब नहीं छपती थी, तो वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी, यानी कि वस्तुओं को बदल करके और कोई भी अपनी आवश्यकता की वस्तु को हम खरीदते थे। फिर जो है उसका जगह सोना, चांदी और अन्य धातुओं की मुद्राओं ने ले लिया, फिर कागज की मुद्रा ने जगह लिया, फिर प्लास्टिक मुद्रा यानी डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, इसने जगह लिया। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग आया, ऑनलाइन मनी आया, यूपीआई आया, और आज हम पूरा का पूरा कागज वाला जो मुद्रा है और जो धातु वाला मुद्रा है उससे दूर जा रहे हैं और टोटल जो है हम ऑनलाइन हो रहे हैं। दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश बन गया स्वीडन। स्वीडन के बारे में और डिटेल देखिएगा। ऑनलाइन और कार्ड से यह सारा पैसे का लेन देन करेगा। किस ऐप के माध्यम से? तो स्विस ऐप। स्वीडन देश का स्विस ऐप है। इसी ऐप ने पूरे अपने देश में, स्वीडन देश में जाल बिछा दिया है, लोगों के द्वारा उसी से लेन देन किया जाता है। स्वीडन स्वीडन देश की राजधानी है स्टॉकहोम। और स्वीडन के स्टॉकहोम में साथियों 5 जून 1972 को विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में। इसी उपलक्ष्य में हर साल विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को इसीलिए मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? 5 जून को। क्यों? क्योंकि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था।
स्वीडन जो है साथियों, यहीं से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शांति के क्षेत्र को छोड़ करके, शांति के क्षेत्र का नॉर्वे देश से दिया जाता है और बाकी जो भी नोबेल पुरस्कार 5 हैं वो स्वीडन से दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी के कारण का लिखित रूप देना अनिवार्य किया गया? उत्तर होगा ए, मिहिर राजेश शाह केस। मिहिर राजेश शाह एक व्यक्ति साथियों, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था, उसी का निर्णय आया है और ऐतिहासिक निर्णय बन गया है। कोई नई बात नहीं है साथियों, यह बस व्याख्या का मामला है। अनुच्छेद 22 में लिखा गया है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में लिखा है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, और यह फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। हुआ क्या, मिहिर राजेश शाह जो है, इनके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा और पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया गया तो ये चले गए सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने अपील कर दिया और ये उनके वकील ने कहा कि गिरफ्तारी के संबंध में इनको कोई लिखित नोटिस नहीं दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो कारण बताने के साथ लिखित कारण भी देना अनिवार्य होगा, लिखित रूप भी देना अनिवार्य होगा। यह डिसीजन किसने सुनाया सुप्रीम कोर्ट में? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो सीजेआई वर्तमान में है साथियों इस समय, बी आर गवई, जो 52वें क्रम के हैं। 53वें साथियों, 53वें 27 नवंबर को नियुक्त होंगे। 53वें हमारे सीजेआई 27 नवंबर को नियुक्त होंगे। ये 52वें अभी है साथियों कार्यकाल के, बी आर गवई साहब और एजी मसीह। एजी मसीह और बी आर गवई दोनों लोगों की बेंचों ने, डबल बेंच ने यह डिसीजन दिया कि पुलिस या जांच एजेंसी को किसी को गिरफ्तार करने से पूर्व लिखित कारण देना होगा। अनुच्छेद 22 के तहत मौलिक अधिकार है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। सभी अपराधों में लागू होगा, चाहे संज्ञेय अपराध हो चाहे गैर संज्ञेय अपराध हो, सभी अपराधों में ये लागू होगा साथियों। तो ये था साथियों आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपने चैनल पे साथियों टॉपिक वाइज करंट अफेयर में आज का अपडेटेड एक वीडियो अपॉइंटमेंट का अपलोड हुआ है, उसको भी जरूर देखिएगा, अपडेट हो जाइएगा जो भी अपॉइंटमेंट या नियुक्तियां हुई हैं उससे। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।